हाय एवरीवन। आज ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो हमारे यंग प्रोफेशनल्स और जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं उनको ये गाइडेंस देना है कि वो किस तरीके से अपना कैरियर पाथ को प्लान कर सकते हैं। कैरियर पाथ को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोफेशनल के लिए, ताकि वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ मार्केट में अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट कर सके और जो एक रिक्वायर्ड इंडस्ट्री है और जो भी उसकी एनर्जी है उसको एक इफ़ेक्टिव वे में यूज़ कर सके। कैरियर पाथ की प्लानिंग को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले तो किसी भी प्रोफेशनल को अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए। ये प्रोफेशनल प्लानिंग के अंदर आता है, ये पहला पार्ट है कैरियर पाथ की प्लानिंग के अंदर, कि अपने आप को प्रोफेशनली इस तरीके से प्लान करे कि वो सबसे पहले ये जज करे कि जिस इंडस्ट्री में उसका इंटरेस्ट है उस इंडस्ट्री की डायनामिक्स क्या है और आजकल वैसे करंट इंडस्ट्री की डायनामिक्स क्या चल रही है। अगर तो वो अलाइंड है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर उसको अपने इंटरेस्ट को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि किस तरीके से वो इंडस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स हैं और जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री में सर्व कर रहे हैं उनके साथ वो किस तरीके से कनेक्शंस अपने डेवलप कर सकते हैं। अगर उनको ये बात आइडेंटिफाई हो जाती है और वो अपने सिमिलर प्रोफेशन और सिमिलर इंटरेस्ट रखने वाले प्रोफेशनल्स को अप्रोच कर सकते हैं, तो उनको एक तरीके से उनके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए। इसको बिल्ड करने के दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर कोई प्रोफेशनल जो कि एंटिसिपेट कर रहा है कि विद इन नेक्स्ट ईयर वो पास आउट होगा अपनी डिग्री से, तो उसको एक साल पहले अपनी इंडस्ट्री जिसमें उसका इंटरेस्ट है तो वहाँ पे उन प्रोफेशनल्स के साथ राब्ते बनाने चाहिए और उनके साथ जो है इस तरीके का रिलेशनशिप रखना चाहिए कि अपने आप को प्रेजेंट करें और जाके अपना इंटरेस्ट उनको शो करें, और उसके बाद उनको अपनी सर्विसेज दें कि आप मुझे एक अनपेड अटैचमेंट उनको मिल जाए उसी इंडस्ट्री में, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इससे दो बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको एक वर्किंग डायनामिक्स पता चलेंगी कि वर्किंग डायनामिक्स क्या है, और दूसरे नंबर पे आपको आप उस इंडस्ट्री के लिए नए नहीं रहेंगे और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको सबसे पहली प्रेफरेंस देगी जब आप पास आउट होंगे। और दूसरी बात ये है कि सिंस यू आर नॉट पेड और आपकी एक प्रोफेशनल अटैचमेंट है, तो उसका आपका कोई बॉन्डिंग भी नहीं है, आपकी स्टडीज़ भी उसमें इफ़ेक्ट नहीं होंगी, और आप जो है आराम से अपने टाइम निकाल के जो भी आपको टाइम मिलता है, जैसे वेकेशंस हैं या सेमेस्टर ब्रेक है या टर्म ब्रेक है, उसमें आप अपने आप को स्पेयर करके वहाँ पे जो भी एक टाइम दे सकते हैं, 3 घंटे 4 घंटे। अगर आपकी वेकेशंस हैं, हॉलीडेज़ हैं, तो उसके अंदर आप उसमें मैक्सिमम टाइम दीजिए। कोशिश कीजिए कि किसी एक मेजर असाइनमेंट में आपको इन्वॉल्व किया जाए और आप उसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करें, ताकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी रिज्यूमे में लिखने के लिए एक तो मवाद मिल जाएगा, और दूसरी बात यह है कि आपको एक वर्किंग डायनामिक्स, जैसे मैंने पहले कहा, उनसे आप फेमिलियर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि जब आप किसी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जाते हैं तो ना सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि कोई काम किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि वर्किंग इन्वायरमेंट में किस तरीके से आपको बिहेव करना है। उसमें आपके सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप होंगे, जिसमें आप मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे, जो कि आपका एक एकेडमिक इन्वायरमेंट से मुख्तलिफ होगा, वो वर्किंग इन्वायरमेंट होगा। उसके साथ साथ आपको फिर ये भी पता चलेगा कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके अंदर आपको अप स्किलिंग की ज़रूरत है, जो कि आपका एकेडमिक जो आपकी स्टडीज़ हैं वो आपको उसमें हेल्प आउट बाज़ औक़ात नहीं करती हैं। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा, और आप फिर जब ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आप वो इंस्टीट्यूट्स देखिए जो इंस्टीट्यूट आपको इस किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, और वहाँ से आप ट्रेनिंग हासिल कीजिए, सर्टिफिकेशंस कीजिए। वो सर्टिफिकेशंस बेसिकली आपकी करेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्प आउट करेंगी। आप जब आपने ये कर लिया तो उसके बाद आप प्रोफेशनली अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपना एक ट्रेनिंग मैट्रिक्स मुरतब कीजिए। उस ट्रेनिंग मैट्रिक्स का मतलब मेरा ये है कि आप अपना हर साल का ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको किसी जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपने हर साल अपने आप को अप स्किल करना है बाय अटेनिंग और बाय अटेंडिंग एनी सर्टिफिकेशन और एनी प्रोफेशनल कोर्स। जब आप ये करेंगे तो आपकी जो करेंसी है जो स्किल्स की, वो हमेशा मेंटेन रहेगी, और आप हमेशा जो है ना एक कंपेटिटिव एज देंगे टू अदर कैंडिडेट्स। दूसरे नंबर पे जो प्लानिंग का पार्ट है वो है साइकोलॉजिकल पार्ट।
साइकोलॉजिकल पार्ट जो है वो प्रोफेशनल प्लानिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात जो नए प्रोफेशनल्स आते हैं उनको उनमें थोड़ी सी एक तरीके से वो इम्पेशेंट होते हैं, उनमें थोड़ा सा सब्र की कमी होती है, वो सब्र नहीं करते और वो कहते हैं कि मैं इसको जल्द अज जल्द एक ख़ास लेवल को अटेन कर लूँ। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना माइंड ये बनाइए कि आपको कम से कम भी 5 साल चाहिए। 5 साल शुरू के जो हैं पास आउट होने के बाद वो आपका मेक और ब्रेक का टाइम होता है। इसमें आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहचानने की, अपने स्किल्स को क्या कहते हैं एक तरीके से अपग्रेड करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। और उसमें आपके ऊपर कोई ख़ास बाउंडिंग्स नहीं होती हैं, आपके ऊपर कोई ख़ास जो है ना एक तरीके से लाइबिलिटीज़ नहीं होती। तो आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को उसको शार्पन कर सकते हैं, उसको सीजन कर सकते हैं। और उसके लिए एक बहुत ही एक 5 साल का अर्सा अगर मैं कहूँ, अगर उसको आप 3 साल में भी कर लेंगे तो वो भी इफ़ेक्टिव रहेगा। लेकिन अगर 5 साल करें तो ये हमेशा रिकमेंडेड है कि आप 5 साल का टाइम अपने आप को शुरू में दीजिए, जिसमें कि आप एक सीजन प्रोफेशनल, जिसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं देखना चाहिए कि आपकी क्या आपका रिम्यूनरेशन आपको मिल रहा है, क्या कंपनसेशन आपको मिल रहा है, किस तरीके से आपको अकोमोडेट किया जा रहा है, कौन सी पोजीशन दी जा रही है। आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस गेन करना है। वंस यू गॉट इट आफ्टर 5 ईयर्स, यही आपका प्रोफेशन और यही आपका जो इंटेंस वर्क है ये आपको पे बैक कर देगा। पहली बात तो ये। और 5 साल में ही गुजरेंगे। 3 साल अगर रखते हैं तो वो भी 3 साल में ही गुजरेंगे। 3 साल कभी भी श्रिंक होके ऐसा नहीं होता कि 3 साल का काम आपने 2 साल में कर लिया तो आपके 2 साल काउंट हो जाएंगे। 3 साल का काम आपको, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो टेम्परामेंट आपकी रिज्यूमे में शो करेगा। दूसरा ये है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली अपने आप को एक तरीके से स्टेबलाइज करके किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को प्लेस करते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा हेल्प आपको ये होगी कि आप किसी नेगेटिव थॉट की तरफ नहीं जाएंगे। आपको ये मान लेना चाहिए कि 5 साल का टाइम मैंने अपने आप को दिया, 5 साल में इसमें बिल्कुल दिल लगा के काम करूँगा और जो भी मेरा एक पाथ है मैं उसको फॉलो करूँगा। लेकिन अगर आपने इसको सोचा कि ये हो नहीं रहा और इसको हो जाना चाहिए, और अब तक तो वो दूसरे जो मेरे दोस्त थे वो वहाँ पहुँच गए हैं, वो यहाँ आ गए हैं और मैं अभी तक वहीं का वहीं हूँ, मैं अभी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मेरी सैलरी कम है, मैं किसी बड़ी मल्टीनेशनल में जाना चाहता हूँ, तो ये आपका शुरू के 5 साल में इस किस्म का कोई आप सेट ना करें ऑब्जेक्टिव अपने लिए। दूसरी बात ये आती है इसी साइकोलॉजिकल पार्ट में कि ये आपके अंदर जब नेगेटिविटी क्रिएट होती है या इस किस्म की थॉट क्रिएट होती है तो वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपको ये होता है, और उसका जो इफेक्ट है वो आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है कि आप एक तो परफॉर्म अच्छे से नहीं करते अपने जो एग्जिस्टिंग काम है। दूसरी बात ये है कि आपके अंदर जो एक तरीके से आप इनस्टेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, वो इनस्टेबिलिटी आपको पॉजिटिव सोचने से दूर कर देती है। और दूसरा ये है कि आप अपने आप को अपस्किल भी नहीं करते और आप अपनी जो एग्जिस्टिंग आपकी जो आपके स्किल्स हैं उसमें आप वीक होते चले जाते हैं, क्योंकि आपकी जो थॉट का जो एक टारगेट है वो कुछ और हो गया है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को साइकोलॉजिकली इतना मजबूत कर लीजिए कि चाहे मेरी सराउंडिंग में मेरे जो क्लासमेट्स थे वो चाहे कितना भी आगे निकल जाएं या कहीं भी निकल जाएं, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। मेरी एक अपनी दौड़ है, मेरा एक अपना वे है और मेरा एक अपना पाथ है। मैं अपनी पाथ पे चल रहा हूँ, वो अपने पाथ पे चल रहे हैं। लेट देम फ्लरिश इन देयर वे, और मैं अपने पाथ पे अपनी कंडीशंस और अपने टर्म्स पे चलूँगा। सबसे पहले तो आप ये इस्टेब्लिश कर लें। जब आपने ये इस्टेब्लिश कर लिया, अब आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि उसमें 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं। और 5 साल का टारगेट इसलिए दिया गया है कि 5 साल एक नॉमिनल सा टाइम है, एक सेट किया गया है। इसका मतलब उसमें आप वीक होते चले जाते हैं, क्योंकि आपकी जो थॉट का जो एक टारगेट है वो कुछ और हो गया है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को साइकोलॉजिकली इतना मजबूत कर लीजिए कि चाहे मेरी सराउंडिंग में मेरे जो क्लासमेट्स थे वो चाहे कितना भी आगे निकल जाएं या कहीं भी निकल जाएं, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। मेरी एक अपनी दौड़ है, मेरा एक अपना वे है और मेरा एक अपना पाथ है। मैं अपनी पाथ पे चल रहा हूँ, वो अपने पाथ पे चल रहे हैं। लेट देम फ्लरिश इन देयर वे, और मैं अपने पाथ पे अपनी कंडीशंस और अपने टर्म्स पे चलूँगा। सबसे पहले तो आप ये इस्टेब्लिश कर लें। जब आपने ये इस्टेब्लिश कर लिया, अब आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि उसमें 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं। और 5 साल का टारगेट इसलिए दिया गया है कि 5 साल एक नॉमिनल सा टाइम है, एक सेट किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल 5 साल ही लगेंगे और 5 साल जैसे ही पूरे होंगे एकदम से दुनिया चेंज हो जाएगी।
हो सकता है इससे पहले हो जाए, हो सकता है 1-2 महीने लग जाए तो आप उसमें हो जाएं, या उस प्रोसेस में आपको टाइम लग जाए, लेकिन 5 साल एक नॉमिनल सा टाइम है। जब आपने ये साइकोलॉजिकली अपने आप को प्लान कर लिया, थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर लिया अपने आप को, तो उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं होती करियर पाथवे के हवाले से। जब हम किसी प्रोग्राम से पास आउट होते हैं तो हम लोग उसको कभी भी ये नहीं समझते कि हमें इसमें थोड़ा सा अपने आप पे, अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही आता है कि जब आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने अटेन करना होता है तो उसकी एक कॉस्ट होती है। उस कॉस्ट के लिए जब आपने अपनी बजटिंग नहीं की है अपनी अर्निंग में से, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए एक उसकी फ़ीस को पुल आउट करना अपने एक्सपेंसेस में से, वो एक एक्सपेंस बन जाता है। अपनी अर्निंग में से उसको पुल आउट करना एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आप अपनी अर्निंग्स का डे 1 से उसके 3 हिस्से बनाइए, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। पहला हिस्सा आपका रूटीन एक्सपेंसेस होना चाहिए, जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स्ड है। जैसे आपकी बोर्डिंग है, आपकी लॉजिंग है, उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपका खाना है, आपका पीना है, आपका किसी भी किस्म की आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है, कहीं आपने पे करना है, जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो आपके रूटीन एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं, जो कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस है। दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है सेविंग, उसमें से एक पार्ट आप सेव कीजिए। और तीसरा पार्ट जो होता है वो आप अपनी अप स्किलिंग के लिए बिल्कुल अलग से रख दें कि ये मैंने अप स्किलिंग के लिए यूज़ करना है। जो भी पैसा है वो पैसा आपका, या तो आपकी अर्निंग का सजेस्ट करता हूँ मैं कि 30% अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी का 30% आप सेविंग करें और बाकी का 30% आप लिविंग कॉस्ट के अंदर यूज़ कर लें। अब बाज़ औक़ात ये 30-30 का जो ब्रेकअप है वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी सैलरी और आपकी फ़र्स्ट अर्निंग जो है वो आपको इतनी लग्जरी नहीं दे रही होती कि आप 30% जो है हर एरिया में आप जो है ना एलोकेट करें। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप कुछ ना कुछ अमाउंट, एक सर्टेन परसेंटेज, जो भी आपकी पहली अर्निंग है, जो भी आपकी सैलरी है, उसमें से आप एक सर्टेन अमाउंट को इन 3 हिस्सों में, जो भी आप समझते हैं, उसको आप अलग से एलोकेट कर दें। ये आपकी एक हैबिट बनाएगा, और जब आपकी जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाए उस हिसाब से आप इसकी परसेंटेज को भी बढ़ाते जाइए। आप अपने एक्सपेंसेस आपके वही रहेंगे, आप अपने एक्सपेंसेस को एक्सपेंड मत कीजिए। ज़रूरियात को पूरी कीजिए, जो नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा कीजिए, लग्जरी की तरफ मत जाइए शुरू के दिनों में। देयर विल बी अ टाइम जब आप अपनी तमाम लग्जरीज को और अपनी तमाम वांट्स को आप पूरा कर रहे होंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज के अंदर ये ज़रूरी है कि आप अपनी नेसेसिटीज़ को फर्स्ट रखिए। और उसके बाद नेसेसिटीज़ में मैं आप कतई ये नहीं कहूँगा कि आप अपने आप को जो है ना बिल्कुल आप दिल अपना मार लें, या कोई दिल चाह रहा है कोई चीज़ करने का लेकिन आप उसमें कर लें, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी एक रूम रखें, थोड़ा सा हायर साइड पे जाके अपने एक्सपेंसेस को प्लान करें। जब आपने ये प्लान किया तो आप देखेंगे कि जब आपका वो मैट्रिक्स बना है, जो मैंने आपको प्लानिंग और साइकोलॉजिकल प्लानिंग के हवाले से उसमें बताया था कि आप अपना एक मैट्रिक्स आपने बनाया है, ट्रेनिंग मैट्रिक्स और अप स्किलिंग का मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के अंदर से आपने हर साल एक ना एक कोर्स पिक करना है और वो करना है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपको एक कोर्स पसंद आता है जिसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 50,000 रुपीज़ है, तो 50,000 अगर आपके पास पहले से एलोकेटेड बजट आपका होगा तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। आप अपना वो पैसा पुल करेंगे और आराम से उस चीज़ की फ़ीस अदा करके वो सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस किस्म का कोई प्लान बनाया ही नहीं है तो डेफिनेटली आपको एक पूरे अमाउंट में से 50,000 को पुल आउट करना, जबकि आपकी सैलरी जो है वो यूँ समझें कि इनिशियल सैलरी में अगर कहता हूँ कि 40,000 है, तो 50,000 का तो आपका कोर्स होगा, तो आपको 10,000 किसी से बोरो करने पड़ेंगे अगर आपने कोई प्लान नहीं कर रखा। और दूसरी बात है आपकी दूसरे एक्सपेंसेस का आप क्या करेंगे। लेकिन अगर आपने डे 1 से अपनी सैलरी को इस डिवीजन का इस तरीके से आपने बजट उसका एलोकेट कर दिया, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा कि विद इन 5 मंथ्स अगर आप 10,000 स्पेयर कर रहे हैं अपनी अप स्किलिंग के लिए, तो यू विल बी हैविंग $50,000। तो आपको कोई अपने करंट और रनिंग एक्सपेंसेस में से उसको पुल आउट नहीं करना, या आपने अपनी किसी जो आपकी नीड्स हैं उनको आपने रोकना नहीं है, या किसी से पैसे बोरो नहीं करने। असल में हमारा प्रॉब्लम यहीं पे आता है कि हम लोग जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो सबसे पहले हमारा यही होता है कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं किस तरीके से अपने आप को प्लान करूँ, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मेरे पास तो ये मतलब 1 लाख का वो 1 लाख या 50,000 या 2 लाख का वो कोर्स हो रहा है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मेरी तो सैलरी ही 40,000 50,000 है, मैं किस तरीके से 2 लाख का कोर्स कर लूँ।
2 लाख का कोर्स अगर आप किसी भी दिन में अगर आपकी 2 लाख भी सैलरी होगी ना, तो आप 2 लाख का कोर्स नहीं कर सकते। ये बात आप जहन में रखें कि आपको ये सबसे पहले इस्टेब्लिश करना चाहिए कि आपकी आपकी जो सैलरी है, जो आपकी इनकम है, वो बहुत ही डिसेंट तरीके से बजटेड हो, एक ख़ास तरीके से वो उसमें एक डिवीजन प्रोवाइड किया गया हो, ताकि वो आपकी नेसेसिटीज़ को, आपके फ्यूचर अपस्किलिंग को और आपकी सेविंग को साथ चला रही हो। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक अरसे तक आपने पैसे जमा किए, लेकिन आपको उस साल में आपको कोई या तो टाइम नहीं मिला ऑफिस की काम की वजह से, मसरूफियात की वजह से, या फिर आप किसी और अपनी पर्सनल ज़ाती मसरूफियात की वजह से अपने आप को किसी कोर्स में इनरोल नहीं करा सके। तो अगले साल में बात चली जाती है। अगले साल में आपने ये टारगेट करना है कि आपका अगले साल का भी और पिछले साल का दोनों, आपने जो ट्रेनिंग मैट्रिक्स में अपने रखे थे अपस्किल करने के लिए जो कोर्सेज थे, वो आप 2 करेंगे। और फ़र्ज़ करें कि आपको एक साल में 2 कोर्सेज करने का मौका मिल गया, तो 2 कोर्सेज आपने कर लिया और उसके बाद भी आपका एक सर्टेन अमाउंट बच जाता है। उस अमाउंट को आप बिल्कुल टच ना करें। उस अमाउंट को आप दोबारा से उस बजट में ही शामिल रखें। उसका कुछ अमाउंट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसको सेविंग वाले पार्ट में डाल दें, और जब आप उसको सेविंग वाले पार्ट में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास स्टिल इतना बजट होगा कि आपको अगर फ्यूचर में और अगले साल में कोई और कोर्स पसंद आता है या आपके सामने आता है, तो आप उसको भी टेकअप कर सकें। इससे आपकी सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म होगी, कि आप अपने एम्प्लॉयर के डिपेंडेंट नहीं होंगे कि वो मुझे कोर्स कराएंगे या वो मेरे ऊपर मुझे कहीं भेजेंगे तो मैं करूँगा कोर्स, अदरवाइज मैं बस जो हूँ वही मैं उसी स्किल्स की बुनियाद पे मैं चलता रहूँगा। इससे ये होगा कि आप अपनी कंडीशंस पे, अपनी वर्किंग अपनी 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 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, उसके अंदर आप अपनी कंडीशंस के ऊपर काम करेंगे। आप अपने एम्प्लॉयर को बाज़ औक़ात ये कह सकते हैं कि भाई आई हैव डन दिस ऑन माई ओन, तो अब जो है यू कैन आस्क फॉर रेज। तो डेफिनेटली आपके पास उसके पास, एम्प्लॉयर के पास भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि वो आपको मना करे कि मैं अभी तो हमारा ये है, ये चीज़ें क्या कहते हैं, हमारा बजट इतना नहीं है कि हम आपको रेज दे सकें या कुछ। तो डेफिनेटली वो भी ये चीज़ देख रहे होते हैं। तो ये आपको बेसिकली ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, आप प्रोग्रेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपने अपना एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपना कैरियर पाथवे जो है ना ऑलरेडी इन प्लेस कर रखा है। तो ये 3 चीज़ें हैं, मैं दोबारा से इसको समअप कर देता हूँ कि एक तो आपका प्रोफेशनल प्लानिंग है, दूसरे नंबर पे आपकी साइकोलॉजिकल प्लानिंग है, तीसरे नंबर पे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है। इन तीनों प्लानिंग्स को जब आप साथ लेके चलते हैं तो आपका कैरियर पाथ जो है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में जो है ना आपको प्रोग्रेशन की तरफ ले जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के तहत आपको दी है, ये आपको ज़रूर मदद देगी अपने कैरियर पाथवे को डिज़ाइन करने में। अगर किसी भी किस्म के सवालात हों तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं, उसमें भी आप रब्ता कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।